नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जेके रॉलिंग द्वारा लिखी गई किताब हैरी पॉटर और पारस पत्थर का तीसरा अध्याय, गुमनाम चिट्ठियाँ। ब्राजीलियन सांप के निकल भागने के कारण हैरी को अब तक की सबसे लंबी सज़ा मिली थी। जब उसे अलमारी से बाहर आने की छूट दी गई तब तक गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। डडली अपना नया वीडियो कैमरा तोड़ चुका था, रिमोट कंट्रोल वाला हवाई जहाज को चकनाचूर कर चुका था और पहली बार रेसिंग बाइक चलाते समय बूढ़ी मिसेस फिक को तब टक्कर मार चुका था जब वे बैसाखियों के सहारे प्रिवेट ड्राइव की सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। हैरी खुश था कि स्कूल बंद हो गया है, लेकिन डडली के गैंग से बचने का कोई तरीका नहीं था क्योंकि वे रोज़ घर आ धमकते थे। पियर्स, डेनिस, मैल्कम और गॉर्डन सबके सब मोटे और मोट थे, लेकिन क्योंकि डडली उनमें सबसे मोटा और सबसे ज़्यादा मोट था इसलिए वो उनका लीडर था। बाकी सभी खुशी खुशी डडली के मनपसंद खेल हैरी का शिकार में शामिल हो जाते थे। इस वजह से हैरी ज़्यादातर समय अपने घर से बाहर रहना पसंद करता था। यहाँ वहाँ भटकते हुए जब वो छुट्टियाँ ख़त्म होने के बारे में सोचता तो उसे आशा की हल्की सी किरण नज़र आती। जब सितंबर आएगा तो वो हाई स्कूल में जाएगा और जीवन में पहली बार वो डडली के साथ नहीं पढ़ेगा। डडली को वर्नान अंकल के पुराने स्कूल स्मेलिंग टंक्स में भेजा जा रहा था। पियर्स पॉलकिस भी वहीं जा रहा था। दूसरी तरफ हैरी एक सरकारी स्कूल स्टोनवॉल हाई स्कूल में जाने वाला था, जिसका डडली मजाक उड़ाता रहता था। स्टोनवॉल में पहले दिन बच्चों का सर टॉयलेट के अंदर डालते हैं, उसने हैरी से कहा। चाहो तो ऊपर आकर प्रैक्टिस कर लो। नहीं धन्यवाद, हैरी ने कहा। बेचारे टॉयलेट के अंदर तुम्हारे सर जितनी गंदी चीज़ पहले कभी नहीं गई होगी। वो बीमार होगा। इससे पहले कि डडली उसके कहने का मतलब समझ पाए, हैरी ने दौड़ लगा दी। जुलाई में पेटूनिया आंटी डडली को एक दिन लंदन ले गई क्योंकि डडली के लिए स्मेलिंग टंक्स की यूनिफॉर्म खरीदना थी। हैरी को वे मिसेस फिक के यहाँ छोड़ गई। मिसेस फिक का व्यवहार आज पहले जितना बुरा नहीं था। बाद में हैरी को पता चला कि अपनी पालतू बिल्लियों में से एक के कारण वे गिर गई थीं, जिससे उनकी टांग टूट गई और शायद इसलिए अब मिसेस फिक को बिल्लियों से पहले जितना प्रेम नहीं था। उन्होंने हैरी को टेलीविज़न देखने दिया और उसे थोड़ा सा चॉकलेट केक भी दिया, जिसका स्वाद ऐसा था जैसे उसे कई सालों से संभाल कर रखा गया हो। उस शाम डडली ने अपनी नई चमचमाती यूनिफॉर्म में पूरे परिवार के सामने ड्राइंग रूम में परेड की। स्मेलिंग टंक्स में पढ़ने वाले लड़के महरून रंग का लंबा कोट, नारंगी नेकर और बोटर्स नाम का स्ट्रॉ हैट पहनते थे। वे गांठदार छड़ी भी रखते थे और टीचर्स की आंख बचाकर उससे एक दूसरे को मारते थे। ऐसा लगता था जैसे बाद के जीवन के लिए ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। जब वर्नन अंकल ने डडली को नई यूनिफॉर्म में देखा तो वे भरी आवाज़ में बोले, ये उनकी ज़िंदगी का सबसे गौरवशाली पल है। पेटूनिया आंटी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और वे कहने लगी, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि ये उनका छोटा सा डडली बेटू है जो इतना सुंदर और बड़ा दिख रहा है। हैरी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे अपनी हंसी रोकने की कोशिश में उसकी 2 पसलियां पहले ही टूट चुकी होंगी। अगली सुबह जब हैरी नाश्ता करने गया तो किचन में भयानक बदबू भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बदबू सिंक में रखे लोहे के एक बड़े टब से आ रही थी। उसने इसमें झांक कर देखा। टब में गंदे कपड़े भरे थे जो भूरे पानी में तैर रहे थे। ये क्या है? उसने पेटूनिया आंटी से पूछा। उसके होंठ जैसे सिले हुए थे क्योंकि जब भी वो सवाल पूछने की गुस्ताखी करता था वो अपने होंठ कसकर बंद कर लेता था। तुम्हारी नई स्कूल यूनिफॉर्म, उन्होंने कहा। हैरी ने एक बार फिर टब में देखा। अच्छा, उसने कहा, मुझे पता नहीं था कि इसका इतना गीला होना ज़रूरी है। बेवकूफ़ हो क्या? पेटूनिया आंटी ने तमतमाते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए डडली के पुराने कपड़े भूरे रंग में रंग रही हूँ। जब काम पूरा हो जाएगा तो ये यूनिफॉर्म भी बाकी बच्चों जैसी ही दिखेगी। हैरी को इस बारे में बहुत संदेह था, लेकिन उसने सोचा कि बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो टेबल पर बैठ गया और उसने कोशिश की कि वो इस बारे में ना सोचे कि स्टोनवॉल हाई स्कूल में पहले दिन उसका हुलिया कैसा दिखेगा। शायद वैसा ही जैसे उसने किसी बड़े हाथी की खाल ओढ़ रखी हो। डडली और वर्नन अंकल अंदर आए और हैरी की नई यूनिफॉर्म की बदबू के कारण दोनों की ही नाक सिकुड़ी हुई थी। वर्नन अंकल ने हमेशा की तरह अपना अखबार खोला और डडली अपनी स्मेलिंग टंक्स की छड़ी से टेबल पर ठक ठक करने लगा।
तभी उन्हें लेटर बॉक्स के खुलने की आवाज़ सुनाई दी और फर्श पर चिट्ठियाँ गिरने की आवाज़ आई। चिट्ठियाँ लाओ डडली, वर्नॉन अंकल ने अखबार के पीछे से कहा। हैरी से कहिए ना, हैरी चिट्ठी लाओ, डडली से कहिए ना। डडली अपनी स्मेलिंग टंग्स की छड़ी से चुबाओ। अपने आप को स्मेलिंग टंग्स की छड़ी से बचाते हुए हैरी चिट्ठियाँ लाने चला गया। फर्श पर 3 चिट्ठियाँ पड़ी थी। वर्नॉन अंकल की बहन मार्च का पोस्ट कार्ड जो ऑयल ऑफ वाइट पर छुट्टियाँ मना रही थी, एक भूरा लिफाफा जो शायद कोई बिल था और एक चिट्ठी हैरी के नाम। हैरी ने चिट्ठी उठाई और उसे गौर से देखा। उसका दिल किसी बड़े रबर बैंड की तरह उछल रहा था। जिंदगी में किसी ने भी कभी भी उसे चिट्ठी नहीं लिखी थी। उसे कौन चिट्ठी लिखता? उसके न दोस्त थे, न रिश्तेदार, न वो किसी लाइब्रेरी में मेंबर था। इसलिए उसे किताबें लौटाने के बारे में कोई अपमानजनक पत्र भी नहीं मिलते थे। फिलहाल उसके सामने एक चिट्ठी थी और पते से ये साफ जाहिर था कि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। मिस्टर एच पॉटर, सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी, 4 प्राइवेट ड्राइव, लिटिल विंगिंग सरे। लिफाफा मोटा और भारी था तथा पीले चमड़े के कागज से बना था और उस पर हरी स्याही से पता लिखा था। लिफाफे पर एक भी टिकट नहीं लगा था। लिफाफे को पलटते समय उसके हाथ कांपने लगे। हैरी ने देखा कि लिफाफे के पीछे जामुनी मोम की मोहर लगी थी और एक मोनो बना हुआ था। मोनो में एक शेर, एक चील, एक बिज्जू और एक सांप थे और बीच में बड़ा सा एच लिखा हुआ था। जल्दी करो लड़के, वर्नॉन अंकल किचन से चीखे। तुम क्या कर रहे हो? कहीं चिट्ठी में रखे अपने बम की जांच तो नहीं कर रहे? वे मजाक। जल्दी करो लड़के, वर्नॉन अंकल चीखे। तुम क्या कर रहे हो? कहीं चिट्ठी में रखे बम की जांच तो नहीं करने लगे? वे अपने ही मजाक पर हंसे। हैरी किचन में वापस आया। वो अब भी अपनी चिट्ठी को घूर रहा था। उसने वर्नॉन अंकल को बिल और पोस्ट कार्ड दे दिए, फिर बैठकर धीरे से अपना पीला लिफाफा खोलने लगा। वर्नॉन अंकल ने बिल वाला लिफाफा खोला, उसे नफरत से पढ़ा और फिर पोस्ट कार्ड पर निगाह डाली। मार्च बीमार है, उन्होंने पेटूनिया आंटी को बताया। उसने बासी मछली खा ली थी। डैड, डडली अचानक चिल्लाया। डैड, हैरी के पास कुछ है। हैरी इस समय अपनी चिट्ठी खोलने ही वाला था जो लिफाफे की तरह ही चमड़े के भारी कागज़ पर लिखी गई थी, लेकिन तभी वर्नॉन अंकल ने उसके हाथ से चिट्ठी छीन ली। ये मेरी चिट्ठी है, हैरी ने कहा और उसे वापस छीनने की कोशिश की। तुम्हें कौन चिट्ठी लिखेगा? वर्नॉन अंकल ने उसे ताना मारते हुए कहा। उन्होंने एक हाथ से चिट्ठी खोली और उस पर नज़र दौड़ाई। ट्रैफिक लाइट जितनी तेज़ी से रंग बदलती है, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से उनका चेहरा लाल से हरा हो गया। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। कुछ ही सेकंड में उनका चेहरा बासी दलिए की तरह भूरा सफ़ेद हो गया। पेटूनिया, वे हाँफते हुए बोले। डडली चिट्ठी छीनने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे पढ़ सके, लेकिन वर्नॉन अंकल ने चिट्ठी इतनी ऊंची पकड़ रखी थी कि वो उसकी पहुंच से दूर थी। पेटूनिया आंटी ने उत्सुकता से चिट्ठी ली और पहली लाइन पढ़ी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वे बेहोश होने वाली हैं। उन्होंने अपना गला पकड़ लिया और दम घुटने जैसी आवाज़ निकाली। वर्नॉन, हे भगवान वर्नॉन! वे एक दूसरे की तरफ एकटक देखते रहे। वे भूल गए थे कि हैरी और डडली अब भी उसी कमरे में थे। डडली को ये सहन करने की आदत नहीं थी कि उसकी तरफ ध्यान ना दिया जाए। उसने अपनी स्मेलिंग टंग्स की छड़ी अपने डैडी के सिर पर खट से मारी। मैं उस चिट्ठी को पढ़ना चाहता हूँ, वो ज़ोर से चिल्लाया। हैरी ने बौखलाते हुए कहा, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी चिट्ठी है। दोनों बाहर निकल जाओ, वर्नॉन अंकल ने चिट्ठी को लिफाफे के अंदर ठूसते हुए कहा। हैरी हिला भी नहीं। मुझे मेरी चिट्ठी चाहिए, वो चिल्लाया। मुझे चिट्ठी पढ़ने दो, डडली चीखा। बाहर, वर्नॉन अंकल गरजे। इसके बाद उन्होंने हैरी और डडली की गर्दन पकड़ी और उन्हें हॉल में फेंक दिया और किचन का दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। हैरी और डडली में तत्काल एक ज़ोरदार लेकिन खामोश लड़ाई होने लगी कि चाबी के छेद से कौन सुनेगा। डडली इस लड़ाई में जीत गया और इसीलिए हैरी, जिसके एक कान पर उसका चश्मा लटक रहा था, पेट के बल लेटकर उस दरार से सुनने लगा जो दरवाजे और फर्श के बीच थी। वर्नॉन, पेटूनिया आंटी कांपते हुए कह रही थी। पता देखो, उन्हें कैसे मालूम कि वो कहाँ सोता है? कहीं ऐसा तो नहीं वे लोग घर पे नज़र रख रहे हों? नज़र रख रहे हों, जासूसी कर रहे हों, पीछा कर रहे हों, कुछ भी हो सकता है, वर्नॉन अंकल बहुत परेशान आवाज़ में बोले। लेकिन वर्नॉन, हम क्या करें? इसका जवाब दें, ये कह दें कि हम नहीं चाहते।
हैरी को दिख रहा था कि वर्नॉन अंकल के चमकते काले जूते किचन में इधर उधर आ जा रहे थे। नहीं, उन्होंने फैसला करते हुए कहा, नहीं, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। अगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा, हाँ, यही सबसे अच्छा रहेगा। हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं अपने घर में उस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहता पेटूनिया। जब हमने उसे घर में रखा था तो क्या हमने उस वक्त कसम नहीं खाई थी कि हम इस खतरनाक बेवकूफ़ी को बंद कर देंगे? उस शाम को ऑफिस से लौटने के बाद वर्नॉन अंकल ने एक ऐसा काम किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वे हैरी की अलमारी में उससे मिलने गए। जैसे ही वर्नॉन अंकल दरवाजे में जैसे तैसे घुसकर अंदर आए, हैरी ने पूछा, मेरी चिट्ठी कहाँ है? मुझे किसने चिट्ठी लिखी थी? किसी ने नहीं, उस पर गलती से तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। वर्नॉन अंकल ने रूखेपन से कहा, मैंने चिट्ठी जला दी। कहीं कोई गलती नहीं थी, हैरी ने गुस्से से कहा, उस पर मेरी अलमारी का पता लिखा था। चुप रहो। वर्नॉन अंकल इतनी ज़ोर से चीखे कि छत से 2 मकड़ियाँ नीचे गिर पड़ी। कई गहरी सांस लेने के बाद वर्नॉन अंकल ने अपने चेहरे को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया, जो बहुत कष्ट में दिख रहा था। अच्छा हाँ हैरी, इस अलमारी के बारे में मैं, तुम्हारी आंटी और मैं सोच रहे थे। अब तुम्हारे हिसाब से अलमारी छोटी पड़ने लगी है। हमने सोचा अच्छा यही रहेगा कि तुम डडली के दूसरे बेडरूम में रहने लगो। क्यों? हैरी ने कहा, सवाल मत पूछो। अंकल ने गुर्राते हुए कहा, अपना सामान ऊपर ले जाओ अभी। डसली परिवार के घर में 4 बेडरूम थे। एक वर्नॉन अंकल और पेटूनिया आंटी के लिए, दूसरा मेहमानों के लिए जिसमें आमतौर पर वर्नॉन अंकल की बहन मार्ज रहती थी, तीसरा जिसमें डडली सोता था, और चौथा जहां डडली अपने खिलौने और वे सारी चीज़ें रखता था जो उसके पहले बेडरूम में नहीं आ पाती थी। हैरी को अपना पूरा सामान अलमारी से इस कमरे तक ले जाने में सिर्फ एक ही चक्कर लगाना पड़ा। वो बिस्तर पर बैठा और उसने अपने चारों तरफ ध्यान से देखा। यहाँ रखी लगभग हर चीज़ टूटी फूटी थी। 1 महीने पुराना वीडियो कैमरा उस छोटे और सही सलामत टैंक के ऊपर पड़ा था जिसे एक बार डडली ने पड़ोसी के कुत्ते पर चढ़ा दिया था। कोने में डडली का पहला टीवी रखा था जिसे उसने उस दिन लात मारकर तोड़ दिया था जब उसका मनपसंद सीरियल नहीं आया था। पक्षी रखने का एक बड़ा सा पिंजरा भी था जिसमें कभी एक तोता रहता था, जिसकी अदला बदली करके डडली ने स्कूल के एक दोस्त से एक असली एयर राइफल ले ली थी। वो राइफल सेल्फ के ऊपर रखी थी और उसका कोना बुरी तरह पिचका हुआ था क्योंकि डडली उस पर बैठ गया था। बाकी की सेल्फ में किताबें रखी थी। कमरे में बस किताबें ही ऐसी दिख रही थी जैसे उन्हें कभी नहीं छुआ गया था। नीचे से डडली के अपनी माँ पर चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, मैं नहीं चाहता कि वो वहाँ रहे, मुझे मेरा कमरा चाहिए, उसे वहाँ से बाहर निकालो। हैरी ने आह भरी और बिस्तर पर लेट गया। कल तक यहाँ रहने के लिए वो सब कुछ दे सकता था, लेकिन आज वो बिना चिट्ठी के इस कमरे में रहने की बजाय चिट्ठी के साथ उस अलमारी में वापस जाना ज़्यादा पसंद करता। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सब चुप थे। डडली सदमे में था। वो चीखा था, चिल्लाया था, अपने डैडी को स्मेलिंगटन्स की छड़ी से मारा था, बीमारी का नाटक किया था, अपनी माँ को लात मारी थी, ग्रीन हाउस की छत से अपने कछुए को फेंका था, और इस सब के बाद भी उसे अपना कमरा वापस नहीं मिला। हैरी गुजरे हुए कल के इसी समय के बारे में सोच रहा था और दुखी हो रहा था कि काश उसने हॉल में ही अपनी चिट्ठी पढ़ ली होती। वर्नॉन अंकल और पेटूनिया आंटी एक दूसरे को रहस्यमय ढंग से देख रहे थे। वर्नॉन अंकल हैरी से अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहे थे और जब डांट आई तो उन्होंने डडली को डांट लेने भेजा। डडली पूरे हॉल में स्मेलिंगटन्स की छड़ी हर चीज़ पर ठोकता हुआ गया। फिर वो चिल्लाया, एक और चिट्ठी आई है, मिस्टर एच पॉटर, सबसे छोटा बेडरूम, 4 प्राइवेट ड्राइव। तभी हुई चीख के साथ वर्नॉन अंकल कुर्सी से उछले और उन्होंने हॉल में दौड़ लगा दी। हैरी उनके ठीक पीछे दौड़ रहा था। डडली के हाथ से चिट्ठी छीनने के लिए वर्नॉन अंकल को उसे ज़मीन पर गिराना पड़ा। ये काम और भी ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि हैरी ने पीछे से हाथ डालकर वर्नॉन अंकल की गर्दन पकड़ ली थी। 1 मिनट की उठापटक के बाद, जिसमें हर एक को स्मेलिंगटन्स की छड़ी कई बार पड़ी, वर्नॉन अंकल सीधे खड़े हुए। वे हाँफ रहे थे और हैरी की चिट्ठी उनके हाथ में थी। अपनी अलमारी में जाओ, मेरा मतलब है अपने बेडरूम में जाओ, वे हैरी से हाँफते हुए बोले। डडली तुम भी जाओ, दफ़ा हो जाओ। हैरी अपने नए कमरे में गोल गोल घूमता रहा।
कोई नहीं जानता था कि वो अपनी अलमारी से निकलकर कहीं और सोने लगा था। हैरी अपने नए कमरे में गोल गोल घूमता रहा। कोई जानता था कि वो अपनी अलमारी से निकलकर कहीं और सोने लगा था, और वो ये भी जानता था कि उसे पहली चिट्ठी नहीं मिली। निश्चित रूप से इसका मतलब था कि वो दोबारा कोशिश करेगा, और इस बार वो ऐसा इंतज़ाम कर लेगा ताकि उस तक चिट्ठी पहुंचाने में सफल हो जाए। उसके दिमाग में एक योजना थी। अगली सुबह 6 बजे सुधरी हुई अलार्म घड़ी की घंटी बजी। हैरी ने लपक कर उसे बंद किया और चुपचाप कपड़े पहने। वो डसली परिवार को जगाना नहीं चाहता था, इसलिए बिना लाइट जलाए वो दबे पांव नीचे उतरा। वो प्रीविट ड्राइव के कोने पर पोस्टमैन का इंतजार करने जा रहा था ताकि नंबर 4 की चिट्ठियां सबसे पहले उसी के हाथ लग जाएं। अंधेरे हॉल से बाहर के दरवाजे की तरफ रेंगते समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हैरी हवा में उछल पड़ा। वो फर्श पर पड़ी किसी मोटी और गिलीली चीज़ पर चढ़ गया था, किसी जिंदा चीज़ पर। ऊपर की मंजिल की बत्तियां खट से जलीं और हैरी ये देखकर आतंकित हो गया कि वो जिस गिलगिली चीज़ पर चढ़ा था वो उसके अंकल का चेहरा था। वर्नॉन अंकल स्लीपिंग बैग में सामने वाले दरवाजे से टिक कर सो रहे थे। ये बात तो तय थी कि वे पक्का इंतज़ाम कर लेना चाहते थे कि ताकि हैरी वो काम ना कर पाए जिसे करने की वो कोशिश कर रहा था। वे आधे घंटे तक हैरी को डांटते रहे और फिर उन्होंने उसे 1 कप चाय बनाकर लाने को कहा। हैरी पैर पटकते हुए दुखी मन से किचन गया, और जब लौटकर आया तब तक डांग आ चुकी थी। वर्नॉन अंकल की गोद में ऊपर की मंजिल की बत्तियां खट से जली और हैरी ये देखकर आतंकित हो गया कि जिस गिलगिली चीज़ पर वो चढ़ा था वो उसके अंकल का चेहरा था। वर्नॉन अंकल स्लीपिंग बैग में सामने वाले दरवाजे से टिक कर सो रहे थे। ये बात तो तय थी कि वे पक्का इंतज़ाम कर लेना चाहते थे ताकि हैरी वो काम ना कर पाए जिसे करने की वो कोशिश कर रहा था। वे आधे घंटे तक हैरी को डांटते रहे और फिर उन्होंने उसे 1 कप चाय बनाकर लाने को कहा। हैरी पैर पटकते हुए दुखी मन से किचन में गया, और जब वो लौटकर आया तब तक डांक आ चुकी थी और वर्नॉन अंकल की गोद में पड़ी थी। हैरी को दिख रहा था कि 3 चिट्ठियों पर हरी स्याही से पता लिखा था। मैं चाहता हूँ, उसने कहना शुरू किया, लेकिन वर्नॉन अंकल ने उसकी आंखों के सामने उसकी चिट्ठियाँ फाड़ दी। वर्नॉन अंकल उस दिन ऑफिस नहीं गए, वे घर पर ही रहे और उन्होंने कील ठोककर लेटर बॉक्स को बंद कर दिया। देखो, मुंह में कीलें भरी होने के बावजूद वे पेटूनिया आंटी को समझा रहे थे, जब वे लोग चिट्ठियां नहीं पहुंचा पाएंगे तो हार मान लेंगे। वर्नॉन, मुझे नहीं लगता वे इतनी आसानी से हार मान लेंगे। अरे, वे लोग तुम्हारी और मेरी तरह थोड़ी ही सोचते हैं, उनके सोचने का ढंग बहुत अजीब होता है, वर्नॉन अंकल ने कहा, और फिर उन्होंने एक कील को फ्रूट केक के उस टुकड़े से ठोकने की कोशिश की जो पेटूनिया आंटी उनके खाने के लिए लाई थी। शुक्रवार को हैरी के नाम की 12 चिट्ठियाँ आईं। जब चिट्ठियाँ लेटर बॉक्स में से अंदर नहीं घुस पाईं तो उन्हें दरवाजे के नीचे से सरका कर अंदर डाला गया। कुछ चिट्ठियों को किनारों की दरार से और कुछ को तो नीचे वाले बाथरूम के रोशनदान से अंदर डाला गया। वर्नॉन अंकल उस दिन भी घर पर ही रहे। सारी चिट्ठियों को जलाने के बाद उन्होंने हथौड़ी और कीलें उठाकर अगले और पिछले दरवाज़ों की सारी दरारें बंद कर दी। अब कोई अंदर तो क्या, बाहर भी नहीं जा सकता था। काम करते करते वे टिपेटो द ट्यूलिप्स गुनगुना रहे थे और ज़रा ज़रा सी आवाज़ पर चौंक जाते थे। शनिवार को स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। हैरी के नाम की 24 चिट्ठियाँ घर के अंदर घुस आईं, जो 2 दर्जन अंडों के भीतर एक एक करके मोड़ी और छुपाई गई थी। उनका दूध वाला बहुत परेशान दिख रहा था। जब उसने ये अंडे ड्राइंग रूम की खिड़की से पेटूनिया आंटी को दिए, वर्नॉन अंकल गुस्से से पागल होकर पोस्ट ऑफिस और डेयरी में फ़ोन लगा रहे थे ताकि उन्हें कोई सही आदमी मिल जाए जिससे वे इसकी शिकायत कर सकें। इस बीच पेटूनिया आंटी ने अपने मिक्सी में वे चिट्ठियाँ पीस डाली। आखिर दुनिया में ऐसा कौन है जो तुमसे कुछ कहने के लिए इतना झटपटा रहा है? डडली ने हैरी से आश्चर्य से पूछा। रविवार की सुबह नाश्ते की टेबल पर वर्नॉन अंकल थके हुए और थोड़े बीमार दिख रहे थे, लेकिन वे खुश थे। इतवार को कोई डांट नहीं आती। उन्होंने अखबार पर मुरब्बा लगाते हुए खुशी खुशी याद दिलाया, आज कोई बेहुदा चिट्ठी नहीं। जब वे बोल रहे थे तभी किचन की चिमनी से कोई चीज़ सरसराती हुई नीचे आई और उनके सिर के पिछले हिस्से पर चटाक से पड़ी। जब वे बोल रहे थे तभी किचन की चिमनी से कोई चीज़ सरसराती हुई नीचे आई और उनके सिर के पिछले हिस्से पर चटाक से पड़ी। अगले ही पल अंगीठी से 30 या 40 चिट्ठियाँ गोलियों की तरह बरसने लगी।
बाकी सभी ने अपने सर झुका लिए, लेकिन हैरी चिट्ठी पकड़ने के लिए हवा में उछला। बाहर जाओ, बाहर जाओ। वर्नन अंकल ने हैरी को कमर से पकड़कर बाहर हॉल में फेंक दिया, और जब पेटूनिया आंटी और डडली अपने चेहरे पर हाथ रखकर बाहर निकल गए तो वर्नन अंकल ने दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद होने के बाद भी वे बाहर से सुन सकते थे कि चिट्ठियां अब भी कमरे में तैरती हुई घुस रही थीं और दीवारों तथा फर्श पर टकरा रही थीं। बहुत हो गया, वर्नन अंकल ने कहा। वे शांत लहजे में बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बोलते समय अपनी मूंछों के बाल लगातार उखाड़ते जा रहे थे। 5 मिनट में तुम सब चलने के लिए तैयार हो जाओ। हम लोग यहाँ से दूर जा रहे हैं। सिर्फ कुछ कपड़े पैक कर लो, कोई बहस नहीं। अपनी आधी मूंछों के बिना वे इतने खतरनाक दिख रहे थे कि उनसे बहस करने की किसी की हिम्मत भी नहीं हुई। 10 मिनट बाद वे लोग कीलों से भरे दरवाजे को झटके से खींचते हुए बड़ी मुश्किल से बाहर आए। कार में बैठे और कार हवा में बातें करने लगी। डडली पिछली सीट पर सुबक रहा था। उसके डैडी ने उसे सर पर मार दिया था क्योंकि अपना टीवी, वीसीआर और कंप्यूटर्स को स्पोर्ट्स बैग में पैक करने में उसे कुछ ज़्यादा ही समय लग रहा था। उनकी कार चलती रही और चलती रही, यहाँ तक कि पेटूनिया आंटी भी ये पूछने से डर रही थी कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं। बीच बीच में वर्नन अंकल झटके से गाड़ी मोड़ लेते और कुछ समय तक विपरीत दिशा में कार चलाने लगते। जब वे झटके से गाड़ी मोड़ते थे तो ये शब्द गुनगुनाते थे, पीछा करने वालों अब क्या करोगे, पीछा करने वालों अब क्या करोगे। दिन भर हो गया, लेकिन वो लोग खाने के लिए कहीं नहीं रुके। रात तक डडली दुखी होकर चिंघाड़ने लगा। उसकी ज़िंदगी में इतना बुरा दिन पहले कभी नहीं गुजरा था। वो भूखा था और उसके 5 मनपसंद टीवी सीरियल छूट गए थे। यही नहीं, आज से पहले वो अपने कंप्यूटर पर किसी दुश्मन को मारे बिना इतने समय तक नहीं रहा था। आखिरकार वर्नन अंकल एक गंदे से होटल के सामने रुके, जो एक बड़े से शहर के बाहरी हिस्से में था। डडली और हैरी एक ही कमरे में सोए, जिसमें डबल बेड था और सिली हुई गंदी चादरें थी। डडली खर्राटे भरने लगा, लेकिन हैरी जागता रहा। वो खिड़की की चौखट पर बैठकर नीचे से गुजरती हुई कारों की रोशनियां देख रहा था और सोच रहा था। अगले दिन नाश्ते में उन्होंने बासी कॉर्नफ्लेक्स और ठंडे डिब्बा बंद टमाटर के साथ टोस्ट खाए। उन्होंने नाश्ता खत्म ही किया था कि तभी होटल की मालकिन उनकी टेबल के पास आई। माफ़ कीजिए, लेकिन आप में से किसी का नाम मिस्टर एच पॉटर है? मेरे पास रिसेप्शन में इस तरह की लगभग 100 चिट्ठियाँ हैं। उसने एक चिट्ठी दिखाई ताकि वे हरी स्याही में लिखा पता पढ़ सकें। मिस्टर एच पॉटर, कमरा नंबर 17, रेलव्यू होटल, कोकवर्थ। हैरी ने चिट्ठी को झपटना चाहा, लेकिन वर्नन अंकल ने उसके बड़े हुए हाथ को हटाकर एक तरफ कर दिया। मालकिन घूरती रही। मैं उन्हें ले लेता हूँ, वर्नन अंकल बोले, और जल्दी से खड़े होकर वे उसके पीछे पीछे डाइनिंग रूम से बाहर चले गए। डियर, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम घर लौट चलें? पेटूनिया आंटी ने कई घंटे बाद डरते डरते सुझाव दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वर्नन अंकल ने उसकी बात सुनी ही नहीं थी। वर्नन अंकल क्या चाहते थे ये उनमें से कोई नहीं जानता था। वर्नन अंकल उन्हें कार से जंगल के बीचों बीच ले गए। वहाँ कार से बाहर निकले, चारों तरफ देखा, फिर अपना सर हिलाया, दोबारा कार में बैठे और एक बार फिर चल पड़े। यही हाल जुते हुए एक खेत के बीच, एक झूला पुल के बीचों बीच और एक बहुमंजिला कार पार्किंग में हुआ। डैडी पागल हो गए हैं, है ना? डडली ने पेटूनिया आंटी से देर शाम को ढीली आवाज़ में पूछा। वर्नन अंकल कार को समुद्र के किनारे पार्क करके और उन सभी को उसके अंदर लॉक करके कहीं चले गए थे। बारिश होने लगी थी। बड़ी बड़ी बूंदें कार की छत पर शोर मचाने लगी थी। डडली चीख रहा था। आज सोमवार है ना? वो अपनी माँ से बोला। द ग्रेट हम्बर्टो आज रात आने वाला है। मैं किसी ऐसी जगह रुकना चाहता हूँ जहाँ टीवी हो। सोमवार? ये सुनकर हैरी को कुछ याद आया। अगर आज सोमवार था और टीवी के कारण डडली से सप्ताह के दिनों के बारे में आमतौर पर कोई गलती नहीं हो सकती थी, तो कल यानी मंगलवार को हैरी का 11वां जन्मदिन है। जाहिर है उसके बर्थडे खास खुशी के मौके नहीं होते थे। पिछले साल डसली परिवार ने उसे कोट टांगने वाला हैंगर दिया था और वर्नन अंकल के एक जोड़ी पुराने मोजे भी। फिर भी कोई रोज़ रोज़ तो 11 साल का नहीं होता। वर्नन अंकल वापस लौट आए थे और अब वे मुस्कुरा रहे थे।
उनके हाथ में एक लंबा पतला पैकेट था और जब पेटूनिया आंटी ने उनसे पूछा कि वे क्या खरीद लाए हैं तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल सही जगह मिल गई है, उन्होंने कहा। आ जाओ, सब बाहर निकलो। कार के बाहर बहुत ठंडक थी। वर्नन अंकल समुद्र के काफ़ी भीतर एक बड़ी चट्टान की तरफ इशारा कर रहे थे। चट्टान के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी जिससे बुरी झोपड़ी की कल्पना आप नहीं कर सकते। एक बात तो तय थी, वहाँ कोई टीवी नहीं था। आज रात के लिए तूफान की भविष्यवाणी की गई है, वर्नन अंकल ने खुशी से दमकते हुए और ताली बजाते हुए कहा। और इस भले आदमी ने मेहरबानी करके अपनी नाव उधार दे दी है। बिना दांतों वाला एक बूढ़ा आदमी धीमी गति से उनकी तरफ चलते हुए आ रहा था। थोड़ी कुटिल मुस्कान के साथ उसने एक पुरानी नाव की तरफ इशारा किया जो नीचे स्लेटी भूरे पानी में हिचकोले खा रही थी। खाने पीने का थोड़ा सामान मैंने ले लिया है, वर्नन अंकल बोले। सब लोग नाव पर चढ़ जाओ। नाव में उनकी कुल्फी जमने लगी। समुद्र की बर्फीली बौछार और बारिश उनके गले से नीचे उतर रही थी और ठंडी हवा चेहरे पर कोड़े बरसा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घंटों बाद वे उस चट्टान तक पहुंचे जहां से वर्नन अंकल फिसलते और लड़खड़ाते हुए उन्हें टूटी फूटी झोपड़ी तक ले गए। अंदर की हालत बहुत भयानक थी। समुद्री शैवाल की बुरी बदबू आ रही थी। लकड़ी की दीवारों के बीच मोटी मोटी दरारों से हवा सीटी बजाते हुए आ रही थी और अंगीठी सीली व खाली थी। झोपड़ी में सिर्फ 2 ही कमरे थे। वर्नन अंकल के खाने पीने के सामान में 4 केले और सबके लिए आलू की चिप्स का एक पैकेट ही था। उन्होंने आग जलाने की कोशिश की लेकिन चिप्स के खाली पैकेट सिर्फ धुआं निकालकर ही सिकुड़ गए। ऐसे समय में वे चिट्ठियाँ होती तो मज़ा आ जाता है ना, वे खुशी खुशी बोले। वे बहुत अच्छे मूड में थे। जाहिर है वे सोच रहे थे कि इस तूफान में उन तक चिट्ठियाँ पहुँचाने कोई नहीं आ सकता। हैरी मन ही मन इस बात से सहमत था। हालांकि इस विचार से उसे ज़रा भी खुशी नहीं मिल रही थी। जब रात हुई तो भविष्यवाणी के अनुसार तूफान उनके चारों तरफ गरजने लगा। ऊंची लहरों की बौछारें झोपड़ी की दीवारों पर टकराने लगी और तूफानी हवा गंदी खिड़कियों को हिलाने लगी। पेटूनिया आंटी को दूसरे कमरे में सिले हुए कुछ कंबल मिल गए और उन्होंने दीमक लगे सोफे पर डडली के लिए बिस्तर लगा दिया। वे और वर्नन अंकल अंदर वाले मोटे पलंग पर सोने चले गए और हैरी को उसके हाल पर छोड़ दिया गया कि वो फर्श पर सबसे नर्म जगह ढूंढ ले और सबसे पतले तथा फटे कंबल के नीचे दबकर सो जाए। जब रात गहराने लगी तो तूफान और भी भयानक होता चला गया। हैरी सो नहीं सका। वो कांपता रहा, करवटें बदलता रहा और कोशिश करता रहा कि उसे थोड़ा आराम मिल जाए, लेकिन उसका पेट भूख के मारे गुड़गुड़ा रहा था। डडली के खर्राटे तूफान की आवाज़ में दब गए जो आधी रात के करीब शुरू हुआ। डडली की घड़ी उसकी मोटी कलाई पर सोफे के नीचे लटक रही थी और हैरी उसके चमकते डायल से ये देख सकता था कि 10 मिनट बाद वो 11 साल का हो जाएगा। वो लेटा रहा और देखता रहा कि उसका बर्थडे टिक टिक करके करीब आ रहा था। वो सोच रहा था क्या डस्ली परिवार को उसका बर्थडे याद रहेगा और ये भी कि चिट्ठियाँ लिखने वाला इस समय कहाँ होगा। 5 मिनट बचे थे। हैरी को बाहर किसी चीज़ के चरमराने की आवाज़ आई। उसे डर लगा कि कहीं छत टूटकर ना गिर जाए। हालांकि ऐसा होने पर उसे अधिक गर्मी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं था। 4 मिनट बचे थे। शायद प्रीविट ड्राइव के घर में अब तक इतनी सारी चिट्ठियाँ इकट्ठी हो गई होंगी कि जब वो वापस लौटेंगे तो वो किसी तरह एक चिट्ठी चुराने में सफल हो जाएगा। 3 मिनट बचे थे। क्या वो समुद्र की आवाज़ थी जो इतनी बुरी तरह चट्टानों से टकरा रही थी? और 2 मिनट बचे थे। ये अजीब सी चटकने की आवाज़ें कैसी हैं? क्या कोई चट्टान समुद्र में गिर रही थी? 1 मिनट बचा था और फिर वो 11 साल का हो जाएगा। 30 सेकंड, 20, 10, 9। शायद उसे डडली को उठा देना चाहिए, सिर्फ चिढ़ाने के लिए। 3, 2, 1, भड़ाम। पूरी झोपड़ी हिल गई। हैरी उठकर सीधा बैठ गया और दरवाजे को घूरने लगा। कोई बाहर खड़ा था और अंदर आने के लिए दरवाज़ा खटखटा रहा था।